हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। और इस सेशन में हम समझेंगे तारों के जीवन के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गैलेक्सीज़ क्या होती है, यूनिवर्स क्या है, उसी के हिसाब से अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम है लोकेश ढाका और आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लर्निंग मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स उसकी आईडी है और आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का होता है तो ऐसे ही चोरी करने चला जाता है। चोरी करने जाता है तो जहाँ पे घुसता है जिस घर में, वहाँ पे एक साइड में एक दादी सो रही होती है। अब वो देखता है, वो आराम से चुपके से अंदर घुसता है, दादी को दिखाई दे देता है। वो उठती है, उठ के बैठ जाती है और बैठ के उसको हाथ हिला के बुलाती है, बेटा इधर आ। चला जाता है। बोला हाँ दादी जी। बोला मेरे को पता है बेटा, मेरे को देखने में तू बहुत भले घर का लग रहा है और मेरे को लगता है कि ऐसा मतलब तू अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी इसीलिए चोरी कर रहा होगा। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोला कि मेरे को ना थोड़ी देर पहले एक सपना आया, एक बार मेरा सपना सुन ले, उसके बाद तू जो मन करेगा ना वो उठा ले जाना और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी और मतलब मैं अपने खुद की बता दूँगी कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। बोला ठीक है सुनाओ। तो आराम से बैठ के सुनने लगता है। तो कहती है कि मैं से ही सपने में सो रही थी, एकदम से आवाज़ आती है विकास विकास, और सपना ख़त्म हो जाता है। तभी कमरे से विकास निकल के आता है, आगे चोर को खूब पीटता है, बाद में पुलिस के हवाले कर देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट गेट इमोशनल, बी प्रोफेशनल। तो शुरू करते हैं। देखिए हम आज दो देखने वाले हैं, वो है स्टार क्या होते हैं, उनकी लाइफ क्या है, और सोलर सिस्टम तो बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल स्टार्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था लेक्चर 1, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है भूगोल के पिता किसे कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पृथ्वी की परिधि को मापने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। परिधि का मतलब सरकमफेरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किस महान भूगोलवेता ने अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान में पृथ्वी की परिधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है जॉर्ज लेमेंत्रे के अनुसार बिग बैंग नामक घटना कितने समय पहले घटित हुई थी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है दुनिया का पहला मानचित्र किसने बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी गैलेक्सी का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 कृष्ण छिद्र सब ब्लैक होल सबसे पहले किस गैलेक्सी में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिग बैंग नामक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक किस देश से संबंधित हैं। अभी ये 10 क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है। अगर इसमें 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो दोबारा से वीडियो को देखिए, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद इनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे लाइफ ऑफ ए स्टार, तारे का जीवन क्या है। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं, उसके बाद एक वीडियो देखेंगे ताकि उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। तो तारे का जीवन जैसे एक इंसान का जीवन होता है, ऐसे ही तारे भी जन्म लेते हैं, ऐसे ही तारे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बेसिकली ये एक गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी, जिसको मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 स्पाइरल भुजाएं हैं। इन भुजाओं में सबसे बाहरी जो भुजा है, उस भुजा के अंदर बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। उन बादलों को निहारिका कहा जाता है, नेबुला। और उन निहारिकाओं के बादल ही इकट्ठे होकर तारों का रूप लेते हैं। फिर वे पूरा जीवन जीते हैं, लगभग 10 बिलियन साल तक का जीवन जी सकते हैं। और उसके बाद फिर वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब तक वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब वे सेंटर में पहुंच जाते हैं। अगर बड़े होते तो ब्लैक होल बनते हैं और छोटे होते हैं तो अलग अलग शेप जैसे वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं। हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो से आपको इस बात का ठीक ठाक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी तारे का जीवन कैसे चलता है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं। तारे का जीवन, जैसे सूर्य एक तारा है तो तारे का जन्म गैलेक्सी की सबसे बाहरी भुजाओं पर एक बादल पाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसको स्टेलर नेबुला कहते हैं। वे निहारिका भी कहा जाता है इनको।
लाखों सालों की प्रोसेस के बाद इनके अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस एक दूसरे के पास ग्रेविटी की वजह से आती है और इनके अंदर मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जिससे एक तारे का जन्म होता है जिसको प्रोटोस्टार कहा जाता है। तारे के अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस फ्यूज होके मतलब जुड़ के हीलियम नाम की गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। किसी भी तारे के एनर्जी का सोर्स ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। इसी से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। जब फ्यूज़न होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से निकलती है और ग्रेविटी की वजह से तारा एक अपना आकार स्थापित करता है, जिसको मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। इस तारे का जीवन 10 मिलियन से 10 बिलियन साल तक का हो सकता है। तारे बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। आइए सबसे पहले छोटे तारे के बारे में समझते हैं। तो छोटे जो तारे हैं, छोटे तारे के अंदर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन नाम की गैस इसके अंदर फ्यूज होके हीलियम में बनती रहती है। जब धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो इस तारे के अंदर हीलियम नाम की गैस एक दूसरे में फ्यूज होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जब हीलियम एक दूसरे में फ्यूज होती है तो ये हीलियम कन्वर्ट होके अलग अलग तत्वों में बन जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, आयरन वगैरह। जब ये कन्वर्ट होती है तो इसका साइज़ धीरे धीरे तारे का साइज़ बड़ा होता है, जिसको रेड जियांट कहते हैं। जब ये तारा बड़ा होता है, जैसे सूर्य है, तो अगर सूर्य रेड जियांट में कन्वर्ट होगा तो ये अपने आसपास के 3 ग्रहों का साइज़ घेर लेगा। पृथ्वी तक का जो आकार है वो स्थापित कर लेगा और इसके अंदर हीलियम की जो फ्यूज़न है एक समय के बाद वो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब अब इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी और ये धीरे धीरे आकार में ग्रेविटी की वजह से छोटा हो जाएगा। इसको कहेंगे वाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। वाइट ड्वार्फ तारा बिलियन साल तक धीरे धीरे ठंडा होगा और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो इसको ब्लैक ड्वार्फ कहेंगे क्योंकि ये चमकना बंद कर देगा। ये था छोटे तारे का जीवन। अब बात करते बड़े तारे को। ऐसे ही नेबुला से पैदा होते हैं और जो बड़े तारे हैं वो अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं अपने जीवन में, तो लास्ट में ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो मैसिव जो मेन सीक्वेंस स्टार हैं वो थोड़ा कम समय तक जीते हैं। छोटे जो साइज के तारे हैं वे लंबे समय तक जीते हैं। जब वो अपना जीवन जीते उसके बाद वो सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट होते हैं और उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की धातुएं बन जाती हैं। फिर उसके अंदर एक धमाका होता है, उस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा नाम का जो धमाका है, इस सुपरनोवा जो कह देते हैं भाई तारे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट निकलती है। लंबे समय तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है उसके कोर के अंदर, और ये जो तारा है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। बहुत लंबे समय तक ये एनर्जी रिलीज़ करता रहता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होके ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन या पल्सर कह देते हैं, जो बहुत तेज़ गति से अपने एक ही अक्ष पर चक्कर लगाता है, उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो या इसके अंदर जितने भी इसके आयंस है अगर वे एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएं, तो ये बहुत छोटे आकार में हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। जो ये छोटे आकार का बनेगा तो ये इसके अंदर बहुत हाई ग्रेविटी हो जाती है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल है, अब तक हमने ब्लैक होल देखे नहीं थे। अभी मैसियर 87 में हमने पहला ब्लैक होल देखा था। हम इसको तब देखते हैं जब ये किसी चीज़ को अपने अंदर सक करता है। ठीक है, ऐसे तारे जीवन जीते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि तारे का जीवन किस तरीके से शुरू होता है, कैसे धीरे धीरे करके तारा अपना पूरा जीवन जीता है और अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाता है। उसके एंड में हमने देखा था कि जो तारे हैं वो बेसिकली बड़े तारे हैं, वे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? बेसिकली पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ब्लैक होल के बारे में बोलते थे भी ब्लैक होल होता है, लेकिन अब तक किसी ने ब्लैक होल को देखा नहीं था। तो ब्लैक होल सबसे पहली बार जो ब्लैक होल को देखा गया वो 10 अप्रैल 2019 को उसका पहला फ़ोटो लिया गया। जिस गैलेक्सी से लिया गया था वो मैसियर 87 नाम की गैलेक्सी है। एक हमारी गैलेक्सी से अलग गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी से हमने पहली बार किसी लाइव मतलब चलते हुए किसी ब्लैक होल का फ़ोटो लिया। जिस टेलीस्कोप से फ़ोटो लिया था उस टेलीस्कोप का नाम है, वो पूरी एक श्रृंखला है, उसमें एक टेलीस्कोप नहीं कई टेलीस्कोप हैं
जो टेलीस्कोप अलग अलग देश जैसे अमेरिका, एरिजोना, मैक्सिको, हवाई, चिली, स्पेन, ग्रीनलैंड, साउथ पोल, ऐसे अलग अलग जगह पे वे टेलीस्कोप्स रखे गए हैं और उन टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व करके काफ़ी लंबे समय के बाद इस फ़ोटो को लिया गया। इस टेलीस्कोप्स का नाम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स रखा गया क्योंकि जो ब्लैक होल होता है, ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का जो बाहरी सरफेस होता है, जो साइड का सरफेस होता है, उस ब्लैक होल के साइड के सरफेस को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन में कोई भी चीज़ प्रवेश कर जाए उसके बाद ब्लैक होल उसे सक कर लेता है। तो इस तरीके से हमने ब्लैक होल के बारे में समझा और थोड़ा बहुत उस वीडियो से भी आपको अंदाज़ा आ गया होगा कैसे वो एक वाइट कलर के तारे को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इस तरीके के चीज़ आप वीडियो में देख चुके हैं। अगली जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए तारे के बारे में वो है तारों के रंग। तो अलग अलग तारे आपको अलग अलग कलर के दिखाई देंगे, हालांकि ये टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं मेनली। तो तारों का जो तारे सबसे गर्म होते हैं, तारों के जो कलर हैं वो उनके टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। तो तारों के जो कलर आपको दिखाई देंगे वो है ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड। हालांकि इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन, जैसे ब्लू से हल्का सा ब्लू वाइट, वाइट से हल्का सा वाइट येलो, येलो से हल्का सा येलो ऑरेंज और ऑरेंज से ऑरेंज रेड। तो बेसिकली मेन तरीके से तारे 5 कलर के दिखाई देते हैं, ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड। जितना ज़्यादा गर्म तारा होता है उतना उसका कलर उसी हिसाब से होता है। तो साइंस में एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ कि किसी तारे का रंग उसके किस बात पर निर्भर करता है। तो तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे गर्म तारे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं और सबसे ठंडे तारे लाल रंग, रेड कलर के दिखाई देते हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं, उससे हम तारों के रंगों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। इस वीडियो में तारों के रंगों को समझते हैं। तो जैसे सामने एक रोड हमें दिखाई दे रही है, वो रोड हमें अलग अलग जगह से, जहाँ से गर्म है उसी हिसाब से अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है। कहीं से वो येलो कलर की है तो कहीं पे वो वाइट कलर की दिखाई दे रही है। जैसे और एग्जांपल लें, जैसे घर में हम गैस लाते हैं तो गैस का सिलेंडर जब फुल भरा होता है तो वो ब्लू कलर की गैस देता है और जब वो खाली होने वाला होता है तो रेड कलर की। ऐसे ही तारों में जब गैस हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लू कलर की गैस देते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, और कम होते हैं तो रेड कलर के। ऐसे ही कहावतें होती हैं, जैसे कहते हैं गुस्से में लाल पीला होना। तो गुस्से का संबंध यहाँ पे कलर से भी दिया गया है क्योंकि तापमान से ही कलर चेंज होते हैं। तो इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी गर्मी बढ़ जाती है तो उससे उसका कलर बदल जाता है। ऐसा नहीं कहते कि गुस्से में लाल पीला नीला होना, शायद इतना तापमान नहीं बढ़ पाता होगा कि वो नीले कलर तक पहुँच जाए। तो अगर किसी तारे का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वो हमें किसी कलर का दिखाई नहीं देता है। अगर किसी तारे का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे एल्डेबरेन। अगर किसी तारे का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, जैसे आर्केट्रस। एग्जाम्पल के तौर पे सामने तारा है। 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तारे येलो कलर के दिखाई देते हैं, जैसे कैपेला। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के तारे वाइट कलर के दिखाई देते हैं, जैसे सीरियस ए। और 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान के तारे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, जैसे स्पाइका। तो इससे आपको समझ में आएगा होगा कि तारों के रंग उसके तापमान पर कैसे निर्भर करते हैं। वीडियो में हमने देखा कि तारे किस तरीके से अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य हमें ज़मीन से येलो कलर का दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली सूर्य का जो कलर है वो है वाइट। तो सूर्य सफ़ेद रंग का तारा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली जो चीज़ हमें तारों के बारे में पता होनी चाहिए वो है तारों के आकार, साइजेज ऑफ स्टार्स। तो तारों के जो आकार हैं वो क्या हैं? बेसिकली अगर इसको डिवाइड किया जाए तो सबसे छोटे तारे ड्वार्फ स्टार कहते हैं। उसके बाद सनलाइट तारे सूर्य जितने आकार के हैं। उसके बाद राक्षसी तारे जियांट स्टार, और महान राक्षसी और उसके महान राक्षसी कह सकते हैं, सुपर जियांट और हाइपर जियांट के रूप में जाने जाते हैं। तो तारों के आकार के लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो VY कैनिस मोजारिस का एक फ़ोटो हमें दिखाई दे रहा है और इस फ़ोटो के साथ हमें एक छोटा सा एक लेंस दिखाई दे रहा है जिसमें दिखाया गया है इसको बड़ा करके कि ये सन है। तो सन के हिसाब से VY कैनिस मोजारिस का आकार कितना बड़ा है। वर्तमान में हमें अब तक जो ज्ञात था वो UY स्कूटी हमें अब तक का सबसे बड़ा तारा ज्ञात था, लेकिन हाल ही में एक नए तारे की खोज हुई है
जिसका नाम है स्टीफनसन 218। वर्तमान में इसको सबसे बड़ा तारा माना जा रहा है। तो जैसे देखेंगे आप वी वाई कैनिस मोजारिस से भी ये काफ़ी बड़े आकार में दिखाई दे रहा है। ये सूर्य से लगभग 2150 गुना बड़ा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आकार कितना बड़ा होगा। अगर इसको हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रख दिया जाए सूर्य की जगह पर, तो ये शनि तक, ग्रह तक का जितना भी ऑर्बिट का एरिया है उस पूरे को कवर कर लेगा। इतना बड़ा तारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना बड़ा आकार होगा इस तारे का। अब देखो क्या है कि इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे, तारों का कंपैरिजन करेंगे कि तारे किस आकार के होते हैं और उनके कलर्स भी साथ में थोड़ा बहुत उनसे अब भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पहले ग्रहों को, फिर तारों को। जैसे ये है सीरस, एक हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है। ये है चांद, हमारी पृथ्वी का जो हमारा चंद्रमा है उसे चांद कह देते हैं। मून, ये एक उपग्रह है कैलिस्टो। ये हमारा एक ग्रह है बुध, मरकरी। ये ग्रह है मार्स, मंगल। ये है वीनस। शुक्र कह देते हैं। ये है अर्थ, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। ये एक ग्रह है जिसको हमने बाहर खोजा था, उसको केपलर 22 भी कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल का ग्रह है नेपच्यून। वरुण कह देते हैं। इससे बड़ा है अरुण, यूरेनस। इनसे बड़ा है सैटर्न, शनि। क्योंकि हमें सौरमंडल भी पढ़ना है, तो अगर हम इनको देख लेंगे तो थोड़ा सौरमंडल के बारे में भी हमें अच्छा अंदाज़ा आ जाएगा। ये है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। ये जो लास्ट के चार हमने देखे, चारों गैसियस फॉर्म में हैं। अगर इनमें थोड़ी और ज़्यादा गर्मी होती तो शायद ये तारे बन गए होते। यह है प्रोक्सिमा सेंटुरी। ये हमारा सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। बहुत बार क्वेश्चंस भी आता है। ये है सूर्य। तो अब आकार में देख रहेंगे आप कि कितनी छोटी छोटी बॉल दिखाई दे रही हैं साइड में, तो आकार से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये है सीरियस ए। हमने देखा था ये पीछे वीडियो में भी देखा था इसके बारे में, तापमान की वजह से इसका कलर। ये है वेगा, एक तारा है। यहाँ तक के तारे हम जियांट सनलाइट या जियांट कह सकते हैं। ये है सुपर जियांट स्टार, आर्केट्रस। अब ये तारे हैं हाइपर जियांट, जैसे रीजल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य, हल्का सा येलो कलर का हल्का सा बिंदु दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीटलग्यूज, देखो कितने बड़े बड़े तारे हुए हैं हाइपर जियांट में। ये तारा है वी वाई कैनिस मोजारिस, इसका हमने फ़ोटो भी देखा था। इस वीडियो में यू वाई स्कूटी तक दिखाया हुआ है। अभी वो स्टीफनसन के बारे में अभी इस वीडियो में नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अलग अलग स्टार्स का, अपने ग्रह का कैसे साइज़ का कंपैरिजन किया हुआ था। बेसिकली क्या है कि स्टीफनसन के लिए एक मैंने स्पेशली एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा। बाकी ये है कि जैसे एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ामिनर जो भी क्वेश्चन देता है उसके ऑप्शंस के ऊपर भी निर्भर करता कि उसका आंसर क्या हो। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब में कहीं ना कहीं इंटरनेट का भी काफ़ी बड़ा रोल है। विकीपीडिया वगैरह से, अलग अलग जगह से, सोर्सेज से इसको मैंने पता किया है, तो वहाँ पे ये चीज़ यही दिखा रहा है। ठीक है, तो मान के चलो कि फाइनली मान लेते हैं कि हमारा सबसे बड़ा तारा फ़िलहाल जो है वो स्टीफनसन 218 है। अगला जो चीज़ हमें समझनी है वो है तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन और नक्षत्र। मतलब अब तारे क्या हैं, जैसे मान लो ये है अपना सूर्य। सूर्य जो है वो जिस तारामंडलों के पास रहता है, तारामंडल मतलब तारों का ग्रुप,
बहुत सारे तारों का ग्रुप है जिनके बीच में सूर्य रहता है। हमारे इस पूरे गैलेक्सी में 88 कॉन्स्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है बताओ अपने जो मंदाकिनी है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी उसमें कितने कॉन्स्टिलेशन है, तो 88। उसमें से जो 12 कॉन्स्टिलेशन हैं, 12 तारामंडल ऐसे हैं जिनका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। ये है सन, सूर्य। इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, अर्थ। जब ये अर्थ चक्कर लगाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अलग अलग नक्षत्रों से, ग्रह, तारामंडलों से होके गुजरती है। तारामंडलों के, उन्हीं 12 तारामंडलों के नाम से हमारी राशियों के नाम पड़े हुए हैं। मीन, तुला, सिंह, वृश्चिक, मेष, वृष, जो भी मतलब राशियों के नाम हैं वे इन्हीं तारामंडलों के नाम से पड़े हुए हैं। तो ये तारामंडलों का ऐसा माना जाता है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है या हमारा जो भी मतलब कह सकते हैं जैसे ज्योतिष विज्ञान है, उस ज्योतिष विज्ञान के अनुसार क्या है, जो ये तारे हैं इनका एक शेप बनता है। जब ये तारे दिखते हैं तो इनका एक शेप बनता है, चाहे वो इंसान का है चाहे किसी वस्तु का है। जैसे तुला, कन्या, ऐसे ही किसी जानवर का है, जैसे मेष, ऐसे हिरण जैसी शेप दे रखी है। तो उन सब जानवरों की शेप के तारे हैं, उन्हीं को तारामंडल कहते हैं। और इन 12 राशियों, इन्हीं 12 तारामंडलों से 12 राशियाँ पड़ी हुई हैं। जब जहाँ पे जिस जगह पर पृथ्वी होती है उसी हिसाब से इंसान की राशि और नक्षत्रों का असर दिमाग पे माना जाता है। हर तारामंडल में 2.25 राशियाँ नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हैं इन राशियों में, 27। तो 12 तारामंडल हैं, उसमें 27 नक्षत्र हैं। 27 जो है ऐसा माना जाता है कि जो कोई जैसे मतलब चंद्रमा है तो चंद्र देवता की 27 पत्नियां थीं, उन्हीं के नाम से नक्षत्रों का नाम पड़ा हुआ है। उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रोहिणी सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र, अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, ऐसे मृगशिरा नक्षत्र, ये एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे 27 नक्षत्र हैं। इसमें से जैसे एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। उस मूल नक्षत्र में जो भी कोई पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसके मतलब मूल उतरवाए जाते हैं। तो 27 कुओं का पानी सभी नक्षत्रों के लिए कुछ ना कुछ पंडित ज्योतिष वगैरह में ऐसा बताया जाता है कि भाई 27 कुओं का पानी और 27 पेड़ों के पत्ते, ऐसे ऐसी चीज़ें ला के तब उसका कोई मतलब कार्यक्रम किया जाता है, तब पूजा पाठ वगैरह के द्वारा ऐसा कोई भार उतरता है। तो मूल नक्षत्र उसे कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर देखे होंगे। तो ये क्या है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग पे असर रखती है। और ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिलेशंस की संख्या कितनी है। तो 88 हमारे, उसमें कितने नक्षत्र हैं, उसमें से कितने तारामंडलों का असर हमारे उस पर पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। आखिरी जो चीज़ हम इस टॉपिक में समझने वाले वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। दूरी की माप कैसे की जाए, मतलब दूरी को कैसे मापा जाए। अब जैसे सबसे पहले छोटी दूरी है, जैसे हम जनरली कहीं जाते हैं तो किलोमीटर में जगह को माप लेते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अगर हम चाहें तो उसी डिस्टेंस को माइल्स में माप सकते हैं। 1 माइल के अंदर लगभग 1600 मीटर होते हैं। उसी डिस्टेंस को अगर समुंदर में मापना हो तो समुंदर के लिए हम उसको मापते हैं मील में, नॉटिकल मील, समुद्री मील। तो समुद्री मील 1 मील 1852 मीटर लंबा होता है। अब इसके बाद अगर हम जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं और जितना भी स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को मापने के लिए हमारे थोड़े से यूनिट अलग हैं। अगर हम किसी ग्रह के बीच की दूरी मापते हैं, 2 ग्रह के बीच की, जैसे पृथ्वी से बृहस्पति के बीच की दूरी, उसको हम मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, खगोलीय इकाई में। तो एक खगोलीय इकाई का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। अगर इसको मिलियंस में लिखेंगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर बनेगा। ये हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तो सूर्य से अगर ग्रहों के बीच की दूरी मापते हैं तो उसको मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, खगोलीय इकाई में। अगर हम 2 तारों के बीच का डिस्टेंस मापते हैं तो तारों के बीच का डिस्टेंस हम मापते हैं लाइट ईयर में। अब लाइट ईयर क्या है, एक सूर्य ये एक तारा है, ऐसे हर तारे का प्रकाश एक समय में एक दूरी तय करता है।
उसके द्वारा तय की गई दूरी, अगर वो 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक मेजरमेंट की यूनिट है, किसकी? डिस्टेंस की। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है किसके बीच? तारों के बीच। जैसे हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ, इसका मतलब प्रकाश वर्ष से उसको मापा गया है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में लिखेंगे तो 15 मीटर। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए स्पेशली एक वीडियो देखेंगे जिससे इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक है पैरालैक्टिक सेकंड, मतलब पारसेक। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष का एक पारसेक होता है। कई गैलेक्सीज वगैरह इधर से उधर हों तो वहाँ पे हम पारसेक में भी दूरी को लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट को पारसेक कहा जाता है, पैरालैक्टिक सेकंड। ये आपसे पूछ सकता है, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करके कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट ईयर को कैसे मापा जाए। तो ये हमारी मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज़ ए लाइट ईयर? अब देखो, मान लो ये है हमारा सूर्य। किसी भी तारे से अगर कोई डिस्टेंस है, वो लाइट ट्रैवल कर रही है एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो 1 सेकंड में, 1 लाइट सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में उसका लगभग 60 गुना। ऐसे ही पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 लाइट मिनट लेती है, और जुपिटर तक 43.2 लाइट मिनट। अब लाइट आवर क्या है? 1 लाइट आवर नेपच्यून तक पहुंचने में 4.1 लाइट आवर लेती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे अब एक दिन में सूर्य का प्रकाश इतनी दूर चला जाता, 25.9 बिलियन किलोमीटर्स एक दिन में। अब देख रहे होंगे धीरे धीरे सूर्य कहाँ चला गया, कितने छोटे साइज में पहुंच गया है। अब ये 1 लाइट ईयर है, ये 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर। प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका सबसे नज़दीकी तारा है, उस तक पहुंचने में 4.25 प्रकाश वर्ष लेता है। 100 लाइट ईयर 946 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ये है 1 लाख प्रकाश वर्ष। वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रकाश वर्ष को मापा जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का होता है, मतलब एक आदमी होता है, चोरी करने घुस जाता है एक आदमी घर में। तो वो पकड़ लेते उसको। उसकी वाइफ काफ़ी मोटी होती है उस आदमी की। वो क्या करती है, उस चोरी के ऊपर बैठ जाती है और अपने पति को कहती है जा रस्सी ले आओ, बांध देंगे। तो वो कई देर तक वहीं खड़े रहते हैं। क्या हो गया नहीं? उन्होंने कहा यार मेरी चप्पल ना पाई। तो चोर पड़ा लो भाई चप्पल मेरी ले जा, पर तगाजे दे लिया। तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने वीडियोस का इस्तेमाल किया है वे सब वीडियोस उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख ले, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू।